Hello aspirants, welcome to my channel UPSC Study and Guidance. Let me first introduce you about what I'm going to share in this channel. I'll share some content related to UPSC prelims mains and prelims mains examination. It will help you fetch good marks in the examination. As you all know कि 2025 प्रीलिम्स का अब नोटिफिकेशन आ चुका है एंड फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो गए हैं. बस लास्ट कुछ दिन बचे हैं. तो आप में से जो भी लोग हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं बट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज़ उस फॉर्म को फिल करिए एंड अपनी स्टडी सीरियस वे पे स्टार्ट करिए. सी इट्स हाई टाइम. अभी आप में से जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ अगर आप लोग अपनी स्टडीज़ ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लान योर डे एंड डू योर स्टडीज़. इन माई लास्ट वीडियो आई हैव मेंशन्ड दैट आई विल स्टार्ट अ PYQ सीरीज़. मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि PYQs आर लाइक गीता. अगर आपने PYQs ठीक से किया है तो आपके प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली PYQ से डिराइव होते हैं. राइट. सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. दैट वीडियो वाज अबाउट टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग UPSC प्रिपरेशन. एंड हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है कि प्रीलिम्स स्पेशली, जैसे कि अभी प्रीलिम्स सीज़न आ चुका है, सो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है कि इतना सारे मटेरियल है, इतनी सारी बुक्स हैं, हम उन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरीके से करें इन दैट लिमिटेड टाइम, एंड हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम चीज़ों को प्लान कैसे करें. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग to giving test to analysis, PYQs. I have explained everything. Please go there and watch that video, and also please subscribe to this channel so that you will get updated to the next upcoming videos which I'll be making. I'm starting this PYQ series. I'll provide you details of the questions which are asked in the previous years also. It will be helpful for you to get a detailed analysis of those topics. तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो वो आप उसको सॉल्व करने में केपेबल होंगे. सो विथ दिस आई विल स्टार्ट विथ today I'll start with environment and ecology PYQs. I'll be doing I'll try to do last 5 years PYQs फॉर नाउ. अगर उसके बाद भी हमारे पास टाइम होता है तो मैं और ईयर्स के भी कंप्लीट करूँगी PYQ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग इस चैनल के कंटेंट से जुड़े रहिए. आपको आगे की अगर जो भी अपडेट्स चाहिए हैं वो इसी PDF में नीचे टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा. इसका नाम है UPSC स्टडी एंड गाइडेंस. इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. उस चैनल से भी जुड़िए, वहाँ पे आपको PDFs प्रोवाइड हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आई विल बी डूइंग 2020 years PYQ ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. सी जब से फॉरेस्ट सर्विस भी इंक्लूड हुआ है सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तब से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है. एवरी ईयर कम से कम 20-22 क्वेश्चंस आते हैं. और अब आप जब PYQs को देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ईयर बाय ईयर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है क्वेश्चंस में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. सो इस जो भी मैं चीज़ें अभी आपको बता रही हूँ प्लीज़ उसको थॉरली पढ़िए एंड मैं आपको PDF इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगी. प्लीज़ गो टू दिस चैनल एंड जॉइन इट. यू विल गेट द PDF एंड इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स यू कैन ऑल्सो मेक नोट, बट इफ़ यू हैव द PDF you don't need to make notes. Right, so let's start. The first question that was asked in the 2020 prelims related to environment and ecology was, in rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? See, carbon footprint and climate change and environmental sustainability से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, किन के लिए हमें इमिशन कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट ने, ये आपको पता होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी न्यूज़ में आर्टिकल्स आ रहे हैं
उसका भी आपको कैच रखना है, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शंस देखते हैं। कॉपर स्लैग दिया हुआ है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज कोल्ड मिक्स एसफाल्ट टेक्नोलॉजी, थर्ड इज जियो टेक्सटाइल, फोर्थ इज हॉट मिक्स्ड asphalt technology, fifth is Portland cement and कुछ पेयर्स दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिकल तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा था देन आई थॉट कि फोर्थ नंबर का जो है हॉट मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी, आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ हॉट मिक्स है, मतलब कुछ हॉट है। तो अगर कोई चीज़ हॉट है तो डेफिनेटली उसमें से कुछ ना धुआं या फिर कोई तो स्मोक या कुछ निकलेगा। अगर वो उसमें से कोई किसी भी प्रकार का स्मोक निकल रहा है देन हाउ इट इज़ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल। तो 4 को आप एक तरीके से हटा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने 4 को हटा दिया तो आपने देखा बी और सी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। आपके पास बचता है ए एंड डी। ए में है अब 1, 2 एंड 3 एंड डी में है 1 एंड 5, मतलब 1 तो होगा ही, 1 को देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब 2 और 3 को देख, और 4 नहीं होगा, 2, 3 या 5 में से कोई होगा। तो अब देखिए 2 में है कोल्ड मिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी एंड 3 में है जियो टेक्सटाइल एंड 5th में है पोर्टलैंड सीमेंट। अब आपको इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार लग रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का? दैट इज़ जियो टेक्सटाइल। देखिए, जियो टेक्सटाइल आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी आर्टिकल्स भी आते हैं इसके बारे में, एंड जियो टेक्सटाइल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ही बनाया गया है। इसके नाम से ही देखिए ना, जियो नाम है, ठीक है। तो आप 3 को ले सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोग इसमें इस तरीके से भी कंफ्यूज होंगे कि क्या पता जियो टेक्सटाइल का यूज़ रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में ही हो रहा है। तो देखिए, इतना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ना आप कोई साइंटिस्ट हैं, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, ना जो पेपर सेट कर रहा है ना वो कोई साइंटिस्ट है, ठीक है। ये जर्नलिस्ट एग्ज़ाम है, स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम नहीं है। सो प्लीज़ उसको इसी तरीके से लीजिए। जियो टेक्सटाइल से ही आप समझ जाएंगे कि यस, जियो टेक्सटाइल जो है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल है, और इसी के साथ आप 1 मार्क कर देंगे एंड द आंसर इज़ ए। तो अब इसमें थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सो पहला है कॉपर स्लैग। कॉपर स्लैग क्या है? कॉपर स्लैग का यूज़ किस तरीके से होता है? तो यूजिंग कॉपर स्लैग in cement and concrete, it helps both environment and the economy. How? Because on the one side it reduces the waste and makes construction more efficient, and on the second side it is generally cost effective. So this was about copper slag. Next is cold asphalt mix. So what is cold asphalt mix? It is for cold asphalt mix, we do not need any expensive instrument. Also, it is budget friendly and it is a low pollution option. Also, it does not release any harmful fumes and odors. So please remember all of these things, okay? Next, asphalt. What is asphalt? Asphalt is a black or brown material that can be thick like liquid or hard like glass. Asphalt is generally used for road construction, and it is used from many years in this. And how we get it? Asphalt comes from petroleum refining or natural sources. So it is made up of hydrogen and carbon, mainly hydrogen and carbon. It has some small amounts of nitrogen, sulfur and oxygen as well. I'm really sorry for the background voices, please ignore it. So cold asphalt technology is can be used for new road construction, and it also recycles the old asphalt road. Next one is geotextiles. Geotextile, as I mentioned that it is environmental friendly. So geotextile are most commonly used in road construction. बहुत ही commonly use होता है road construction में, and it also fills the gap between the roads to improve the soil structure. It also improves the soil structure. तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. Geotextile और क्या करता है? Geotextile makes poor soil more beneficial. So ये geotextile का use soil को beneficial बनाने में भी use होता है, and it also prevents the erosion of soil. Right? तो ये सारी चीज़ें remember रखना है. Geotextiles are easy to build in difficult places also. So like in hilly areas and in cold areas, geotextiles can be very useful. Okay, so that is why third statement is also correct. जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट था,
जो फिफ्थ ऑप्शन था, तो पोर्टलैंड सीमेंट एंड हॉट asphalt मिक्स दे रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो सो दैट्स वाई those options get eliminated. And also hot mix asphalt is made up of 95% stone, sand or gravel held together by asphalt cement, which comes from crude oil. So that is why statement 4 and 5 are incorrect. So this is how I have given the detailed analysis of one question that was asked in CAC 2020. ऐसे ही मैंने सारे PYQs का डिटेल्ड एनालिसिस बनाया है. इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. सो प्लीज़ subscribe this channel and hit the bell icon, so you will get updated of these videos. And also please join the telegram channel, you will get the PDFs there. prelims बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. अगर आप serious aspirants हैं तो please go and join it and seriously पढ़ाई करिए. Okay, moving forward to the next question. Which of the following are the most likely places to find the musk deer in its natural habitat? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो मस्क डियर के बारे में आपको पता होना एंड मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट भी पता होना चाहिए. तो सी वी जनरली see that UPSC generally asks question about national parks, wildlife sanctuaries and some important animals or birds or fishes of that particular sanctuaries or national park. So please एक बार जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं ऑफ जितने भी स्टेट्स हैं उनमें और जितनी इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए सारी आप नहीं कर सकते हैं. इन इंडिया देयर आर अबाउट 600 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो आप सारी नहीं कर सकते. एंड 100 प्लस समथिंग समवेयर अराउंड 120 प्लस नेशनल पार्क्स हैं. आप सारे याद नहीं कर सकते, बट येस यू कैन डू सम ऑफ देम. कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो जनरली यूपीएससी बार बार पूछता है जो उनके PYQs में हैं वो तो मैं करवा दूंगी. एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ नेशनल पार्क्स न्यूज़ में हैं वो भी आपको देखना है कि वो कौन से स्टेट में है, वहाँ का कोई स्पेशल एनिमल है, कोई स्पीशीज़ मिलती है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एंड आई विल ऑल्सो पुट आउट अ वीडियो और नेशनल पार्क्स एंड इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़. उसमें मैं इसी तरीके से एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगी आपको कि एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क वो कौन से स्टेट में है, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना किस तरीके का है, कौन से इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं, वहाँ पर अगर कोई फेमस एनिमल है और वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी. एंड उसके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो भी मैं बताऊँगी. एंड उस नेशनल पार्क से कोई रिवर या कोई माउंटेन है तो वो भी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में मेंशन करूँगी. सो प्लीज़ बी कनेक्टेड हियर. Okay, so this question is about musk deer in its natural habitat. So see, अगर आपने नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ के बारे में पहले पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि मस्क डियर जो है वो जनरली थोड़े ठंडे इलाकों में मिलता है. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, आपको इन चारों नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन एक थोड़ा ध्यान होना चाहिए. अब आपको अगर सिर्फ ये दो चीज़ें पता है कि मस्क डियर थोड़ा ठंडे इलाकों में मिलता है एंड सेकेंड थिंग कि इन ये जो 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इनकी लोकेशन कहाँ है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं. कैसे दिखाती हूँ. मस्क डियर जैसे मैंने आपको बताया ठंडे इलाकों में मिलता है. सेकेंड चीज़ इनकी लोकेशन, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है. गंगोत्री नेशनल पार्क इट इज़ ऑल्सो इन उत्तराखंड. किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी it is somewhere around UP and Bihar. Manas National Park it is around northeast. It is in the northeast in Assam I guess. So अगर मानस असम में है तो वो इतना ठंडा इलाका नहीं है. किशनपुर यूपी बिहार नो. मेनली हमारे पास दो बचते हैं, अस्कोट एंड गंगोत्री. अस्कोट एंड गंगोत्री दोनों में एक तरीके का क्लाइमेट है और दोनों ठंडे इलाकों में है, उत्तराखंड में है. सो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली. सो इसका आंसर है ए. सो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. सी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था मस्क डियर कौन सी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिल सकता है, लेकिन मुझे ये पता था कि मस्क डियर कुछ ठंडे इलाकों में मिलता है एंड इन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ की लोकेशन पता थी. अब ये इसलिए पता थी क्योंकि ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ भी और पिछले PYQs में पूछे गए हैं UPSC से. तो मैंने उनकी लोकेशन और वहाँ के कुछ जो स्पेशल स्पीशीज़ हैं उनके बारे में जाना हुआ था अपने नोट्स में. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए. अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं.
मस्क डियर, सबसे पहले मस्क डियर कैन बी लार्जली सीन इन हिमालयन स्टेट। सी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये थोड़े ठंडे इलाकों में मिलता है। अब हिमालयन स्टेट्स कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर है, जो अब यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे मस्क डियर जनरली मिलता है। एंड अल्पाइन इन्वायरमेंट्स में है, क्योंकि ठंडे इलाकों में है तो अल्पाइन इन्वायरमेंट्स है। इनका कम से कम एल्टीट्यूड 2500 मीटर या उससे ऊपर। IUCN स्टेटस बिल्कुल ध्यान रखना है। मस्क डियर के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है, कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंडेंजर्ड। सो मस्क डियर के बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। हमारे जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, सिर्फ आंसर के बारे में नहीं। तो पहला था अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मस्क डियर के लिए ही फेमस है, इसको अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी भी कहते हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास में है। As the name suggests, the sanctuary has been set up primarily for the conservation of musk deer in its natural habitat. So, Ascot Wildlife Sanctuary तो musk deer के लिए ही बनाई गई थी। Next is गंगोत्री नेशनल। गंगोत्री नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ की कुछ फेमस जो स्पीशीज़ हैं उनका नाम है, एक है ब्लू शीप, इससे भराल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्लैक डियर भी यहीं पे मिलता है। ब्राउन बियर भी यहीं पे मिलता है। इसके साथ साथ हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन तार, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड भी गंगोत्री नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, एज आई सेड। एंड वन मोर थिंग, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे नेक्स्ट टाइम अगर ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, तो उसका आंसर होगा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो ये उत्तर प्रदेश में है। इसका एरिया आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कब फाउंड की गई थी, 1972 में। इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, बट ओके, आई मेंशन्ड इट एज एन जनरल इन्फॉर्मेशन। कौन से स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए, ये दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है, तो टाइगर तो यहाँ पर मिलता है। तो पहला हो गया टाइगर। नेक्स्ट इज चीतल, हॉक डियर, वाइल्ड बोर्स, सम ऑटर्स एंड अदर मैनी मोर एनिमल्स। ओके, सो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। एंड टाइगर, चीतल, हॉक डियर, ये एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, इसी को मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। ये यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, एंड ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है असम में। सो मानस नेशनल पार्क इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद देख सकते हैं ये कितनी सारी चीज़ें हैं। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर नेशनल पार्क, फिर यूनेस्को नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व का काम भी यहाँ पे चल रहा है, एलिफेंट रिजर्व भी है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सो मानस नेशनल पार्क के बारे में आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये असम स्टेट के हिमालयन फुटहिल्स का जो एरिया है, ये वहाँ पर सिचुएटेड है मानस नेशनल पार्क। इट इज़ वेरी मच फेमस फॉर पिग्मी हॉक। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पिग्मी हॉक का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये भी कई बार पिग्मी हॉक के बारे में भी UPSC ने मेंशन किया है अपने क्वेश्चंस में। सो प्लीज़ रिमेंबर इट। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया। अब इसमें से आपको कुछ भी आ जाए, इनके ऑप्शंस में भी अगर कुछ भी पूछा जाए तो ये आपसे बन जाएगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ विजिट दिस टेलीग्राम चैनल एंड जॉइन इट। आई विल ऑल्सो add the link of this telegram channel in the description box, so please join it from there. Okay, moving forward to the next question. Which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of the Indian swarm deer? Indian swarm deer मतलब बारहसिंगा, that thrives well in hard ground and is exclusively graminevorous. ओके, सो बारहसिंगा के बारे में क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि कौन से प्रोटेक्टेड एरिया। देखो, आपने क्वेश्चन देखा कितने अच्छे तरीके से, बहुत लंबा सा कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है कि इतने बड़े बड़े वर्ड्स देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, बट कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि बारहसिंगा के लिए जो स्पीशीज़ है उसका वो फेमस है मध्य प्रदेश स्टेट में। एंड इन चारों में से
आपको अगर सिर्फ लोकेशन ही पता हो तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, वो है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है एंड इट इज़ फेमस फॉर बारासिंघा। एंड अगर आपके पास कभी ये भी आ जाए कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसका जो लोगो है वो उसमें बारासिंघा है, तो दैट इज़ ऑल्सो कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क का लोकेशन कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, वन इज़ मंडला, सेकेंड इज़ बालाघाट। अब कान्हा नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन सेंट्रल इंडिया। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो भी कान्हा नेशनल पार्क ही होगा। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन सेंट्रल इंडिया। हाँ, लेकिन अगर पूरे इंडिया में पूछा जाए, पूरे इंडिया में लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एरिया. So Hemis National Park, it is largest in India, okay, and largest in Central India, it is कान्हा नेशनल पार्क. तो फौना देख लेते हैं. फौना यहाँ पे जो बारासिंगा है वो स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का. ये भी आपको याद रखना है कि बारासिंगा इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश. इसे बारासिंगा को स्वम्प डियर भी कहा जाता है. इट इज़ एक्सक्लूसिवली फाउंड इन कान्हा टाइगर रिजर्व and some of the other species are also found. कान्हा टाइगर जो कान्हा नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है. मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनमें से एक कान्हा टाइगर रिजर्व है. तो जो और स्पीशीज़ हैं जो कान्हा नेशनल पार्क में मिलती हैं वो हैं, एक तो टाइगर बिकॉज इट इज़ अ टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट इज़ लेपर्ड. नेक्स्ट इज़ ढोले विच इज़ अ काइंड ऑफ अ डॉग. नेक्स्ट इज़ बेयर and Indian gaur, Indian python, etc. So these are the species जो कान्हा टाइगर रिजर्व में या कान्हा नेशनल पार्क में मिलती हैं. अब फ्लोरा देखते हैं. फ्लोरा यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं दैट इज़ एवरग्रीन साल फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइगर रिजर्व, अदर टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश के हैं, उनका नाम है यहाँ पे मैंने गिवन रखा हुआ है, इनको भी रिमेंबर रखिएगा. फर्स्ट इज संजय डुबरी, नेक्स्ट इज पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड पेंच टाइगर रिजर्व. ओके, एंड वन मोर थिंग, बारासिंगा कान्हा के अलावा भी कुछ जगहों पर देखने को मिलता है. दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है, हमने इसके पहले पढ़ा था, इस क्वेश्चन के पहले पढ़ा था इसके बारे में. दुधवा नेशनल पार्क में बारासिंगा मिलता है, कान्हा नेशनल पार्क में तो मिलता ही है. एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व. ओके, सो यहाँ पर भी बारासिंगा को हम देख सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलिन फ्रॉगमाउथ, coppersmith barbet and grey-chinned minivet and white-throated redstart are, ये चारों क्या हैं? आपको अगर आपको इनमें से किसी एक के बारे में भी थोड़ा आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है. तो आप देखेंगे कि ये जो चारों हैं आपको इनमें से एक देखिए. सेलिन फ्रॉगमाउथ से तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा था. फिर मैंने देखा कॉपरस्मिथ बार्बेट. सो कॉपरस्मिथ बार्बेट वर्ड से मुझे आइडिया लगा कि ये एक बर्ड हो सकती है और इसीलिए मैंने बर्ड मार्क किया था और ये सही निकला. सो सेलिन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन्ड मिनिवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट, ये चारों ही बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं. ओके, सो सेलिन फ्रॉगमाउथ, सेलिन से पता चल रहा है कि ये श्रीलंका का कोई स्पीशी है, तो इसे श्रीलंकन फ्रॉगमाउथ भी कहते हैं. ये एक बर्ड स्पीशी है जो वेस्टर्न घाट्स में मिलती है. अब हाँ, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेलिन फ्रॉगमाउथ नाम है तो ये क्या सिर्फ श्रीलंका में मिलती है? नहीं, सेलिन फ्रॉगमाउथ वेस्टर्न घाट्स में मिलती है. IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए, लीस्ट कंसर्न है. बायोलॉजिकल नेम इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. और ये नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल याद रखिएगा बिकॉज ये PYQ में आ चुका है. तो अगली बार अगर आ जाए तो आप सरप्राइज मत होना कि ये कहाँ से पूछ लिया, ये PYQ से पूछा. ठीक है, तो सेलिन फ्रॉगमाउथ क्या है? नॉक्टर्नल है. नेक्स्ट इज कॉपरस्मिथ बार्बेट. कॉपरस्मिथ बार्बेट को क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट भी कहते हैं. ये भी एक बर्ड स्पीशी है. ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलती है. ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलती है. IUCN स्टेटस इसका भी लीस्ट कंसर्न है. नेक्स्ट इज ग्रे चिन्ड मिनिवेट. ये भी बर्ड स्पीशी है. ये हिमालयन एरियाज में मिलती है मोस्टली एंड ये चाइना में भी मिलती है इंडिया के अलावा. सो ग्रे चिन्ड मिनिवेट इज फाउंड इन हिमालयन एरियाज एंड चाइना. IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न. वाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट.
ठीक है, ये भी बर्ड स्पीशीज़ है, ये इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना इन एरियाज़ में मिलती है। तो मतलब आप देखिए थोड़ा हिमालयन एरिया ही हो रहा है, नेपाल, भूटान, चाइना, हाँ ओके। सो इसका भी IUCN लीस्ट कंसर्न है। बायोलॉजिकल नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट मैंशन इट फॉर सम जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड आई हैव ऑल्सो एडेड द पिक्चर्स। आप इनमें से देख के समझ जाएंगे कि अगर आपको इनकी पिक्चर्स भी अगली बार अगर पूछ ली और आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। मैंने इसमें जितने ऑप्शंस और जो भी नाम गिवन थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। सो इतना डिटेल्ड आपको स्टडी करना पड़ेगा PYQs का, बिकॉज PYQs से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। ओके, तो अब जब आप कावेरी, देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, उनसे कौन सी रिवर जा रही है, फ्लोरा फौना, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वहाँ से कोई मेजर रिवर जा रही है, वहाँ का कोई मेजर स्पीशी और वो उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या टाइगर रिजर्व का पर्टिकुलर एरिया क्या है, मतलब स्टेट क्या है, राइट। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज कावेरी बेसिन में लोकेटेड हैं। तो ऑप्शंस आर नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बहुत ज़्यादा नियर बाय हैं कुछ ऑप्शंस, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इनकी लोकेशन और स्टेट पता हो। ठीक है, तो ऑप्शंस जो हैं वो 1 and 2, 3, 4, 1, 3 and 4 एंड 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ देम। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप इन चारों को देखेंगे, नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम एंड वायनाड, तो इन चारों में आपको समझ आएगा कि ये जो चारों वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, वायनाड केरला में है, ठीक है, ये कावेरी बेसिन के नियर बाय हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप 4 को ही हटा देते हैं तो आपके पास 4 आपके पास होगा, ऑप्शन में होगा, बिकॉज कौन से लोकेटेड है कावेरी बेसिन में ये पूछा है ना, तो 4 आपके पास ऑप्शन में होगा। देन यू कैन एलिमिनेट A, B, C, D आपके पास बचता है। अब B, C, D में आप देखिए 3 तो है ही, ठीक है, 3 मतलब सत्यमंगलम, 3 और 4 तो आपके में है ही, क्योंकि 3 तीनों ऑप्शन में B, C, D में, ठीक है, तो आपके पास 3 और 4 हो गए। अब आपको देखना है 1 और 2 बस। सो 1 और 2, नागरहोल नेशनल पार्क एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क में आप इन दोनों में एक चीज़ देखेंगे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क ये गोदावरी बेसिन के पास लोकेटेड है, ये कावेरी से तो बहुत दूर है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से कावेरी रिवर तो बहुत नीचे से फ्लो होती है, मोस्टली कृष्णा या गोदावरी उधर से फ्लो होती है, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरीके से 2 को एलिमिनेट कर देते हैं, देन यू विल अराइव एट योर ऑप्शन नंबर C। ओके, तो आंसर होगा जाएगा इसका C, 1, 3 एंड 4। नागरहोल नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, एंड कर्नाटका में भी नीलगिरी का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में लोकेटेड है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट्स में लोकेटेड है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इतना बड़ा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। So Nagarhole National Park is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. It means it is located in lower Karnataka, right? So yes, it is near the Kaveri Basin. So Nagarhole, Satyamangalam Tiger Reserve and Wayanad Wildlife Sanctuary, ये तीनों ही national parks and sanctuaries are near the Kaveri Basin, right? So let's look at the detail. First thing is Kaveri Basin. Kaveri Basin covers 3 states and 1 union territory. What are these? Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry. Puducherry is a union territory. Okay, so Kaveri river rises at Tal Kaveri. कहाँ से originate होती है ये? Originate from Tal Kaveri. It is in the Brahmagiri range in the Western Ghats. Okay, ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ताल कावेरी रिवर राइजेस फ्रॉम ताल कावेरी फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। सदर्न पार्ट की ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, इंडिया की नहीं, सदर्न पार्ट की 3rd लार्जेस्ट रिवर है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है,
and it bisects the state into two parts, north and south. Okay, इसकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी पता होना चाहिए. ट्रिब्यूटरीज आर हरंगी, हिमावती, काबिनी, भावनी या फिर भवानी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल एंड अर्कावती. ये आपको याद होनी ही चाहिए. जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, उनकी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, यूपीएससी जनरली आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज. ओके, एंड वन मोर थिंग, आई विल ऑल्सो शेयर इन माई कमिंग वीडियोज़. अभी तो मैं PYQs कर रही हूँ, सो इन माई कमिंग वीडियोज़ इन 2-3 weeks आई विल शेयर some important mountains, some important passes, valleys, some rivers and their tributaries, and some dams, etc. All these things I'll share. You all can make notes out of it, and आपको ये सारी चीज़ों के बारे में knowledge होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. UPSC जनरली इन चीज़ों के बारे में आप क्वेश्चंस पूछ रहा है. ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो आई विल शेयर सम ऑफ माई नोट्स एज वेल. तो ये आपको हेल्प करेंगे टू फेच गुड मार्क्स. ओके, सो इनकी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ ली हैं. प्लीज़ इसमें रीड कर लीजिएगा एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट. एंड दिस इज़ द मैप. सी, यू कैन सी द कावेरी बेसिन हियर. ओके, सो इससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़, अब इसमें जो भी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज पूछे गए थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं. दैट इज़ नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम एंड वायनाड. नागरहोल नेशनल पार्क, एज आई सेड, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में सिचुएटेड है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक कर्नाटका के लोअर एरिया में सिचुएटेड है. एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स में है. कौन कौन सा? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये आपको याद होना चाहिए. एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आती हैं? गो एंड गूगल इट. थोड़ा सा होमवर्क आप भी करिए. नेक्स्ट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड in the confluence region of Western Ghats and Eastern Ghats. See, we know that in the lower area of Tamil Nadu, in the lower areas of Western Ghats and Eastern Ghats, which is situated in Tamil Nadu and Kerala and some parts of Kerala, there Western Ghats और Eastern Ghats के जो areas हैं वो मिल जाते हैं वहाँ पे जाके. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वहीं पर है. एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ये भी आपको याद होना चाहिए. सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व एज वेल. ओके, नेक्स्ट इज़ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वायनाड केरला का ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है. सो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन केरला. इट कम्स अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ कम्स अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट. मतलब यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स हैं. एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने का काम होता है वायनाड में. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ये भी आपको पता होना चाहिए. तो मतलब 3 जो नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज दिए हुए थे वो तीनों नीलगिरी का पार्ट थे, राइट. तो ये तीनों आसपास ही थे. तो अगर किसी को सिर्फ इतना पता हो, ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी था. अगर किसी को सिर्फ लोकेशन पता हो, पापीकोंडा नेशनल पार्क बहुत दूर है, राइट. And Papikonda remains entirely inside the east and west Godavari districts near Godavari basin. Okay, and यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है, that is पोलावरम डैम. ये भी आपको याद रहना चाहिए. पोलावरम डैम भी है पापीकोंडा नेशनल पार्क के नियर बाय. ओके, सो दिस वाज इट. नेक्स्ट, इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ये जो हमने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ रीड करिए. इनकी डिटेल्स को आप रीड करिए, ठीक है. ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ मेक नोट्स आउट ऑफ इट. आई विल प्रोवाइड द PDF इन द गिवन टेलीग्राम चैनल. आई विल ऑल्सो ऐड दिस PDF, this link of the telegram channel in the description. Please find it and add in this telegram channel. You will get all the updates there and all the PDFs. सो प्लीज़ ये जो मैंने क्वेश्चंस जितने भी कराए हैं, प्लीज़ इनको इसी तरीके से रीड करिए. मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बिकॉज आप बोर ना हो जाएं, पहली चीज़. एंड सेकंड थिंग कि आपको रीड करने में और चीज़ें समझने का थोड़ा जो वक्त मिलना चाहिए वो आपके पास हो, तो आप इसको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएंगे.
ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको ये सारी चीज़ें के अपडेट्स मिलते रहें. प्लीज़, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट. प्लीज़ सब्सक्राइब. ओके, and be connected to this Telegram channel. Okay, so in the next video we will move forward, covering all the other PYQs of environment and ecology section of the year 2020, right? Okay, so I'll take a leave. Thank you very much. Goodbye, and please be connected.